हेलो गाइस, वेलकम टू हम तुम और बातें। और मैं हूँ खुशी। और मैं हूं आदित्य। सो आज हम जो पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनको मैं खुद 5 से 6 साल से जानता हूं। एंड बिलीव मी, आप सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान होएगा जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो। ही इज़ लाइक माई मेंटोर। सो वो एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है विद्या धनम फाउंडेशन। वो संस्था अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाती है। बाकी इंट्रोडक्शन अगर मैं उनसे आपकी बात करवाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो लेट्स मूव। हाय सर, हेलो कैसे हो आदित्य, आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि ये पॉडकास्ट वगैरह मैंने किया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ये फर्स्ट टाइम है। एंड आई फील ऑनर्ड एंड वेरी हैप्पी, टू बी ऑनेस्ट। सर, वी फील ऑनर्ड। वी फील प्रिविलेज्ड। आई थिंक इट्स वाइसा वर्सा। थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि वो सवाल पता नहीं क्या होने वाला है। और ऑनेस्टली गाइज, सो आई हैव नॉट बीन ब्रीफ्ड कि एजुकेशन में क्या सवाल पूछने वाले हैं, बट आई एम एक्साइटेड एंड अगेन तहे दिल से थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सर बिल्कुल चिल हो जाओ, एकदम बढ़िया कैजुअल तरीके से बात करेंगे अपन। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर को हम बिल्कुल यहाँ पे एकदम चिल कर देंगे, एकदम कैजुअल कर देंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात करेंगे हम लोग। और बिल्कुल खुल के बात करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, बिकॉज वो आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी का मेन मुद्दा है। ओके, सो सर, पहला सवाल। शूट। विद्याधनम फाउंडेशन की स्टार्टिंग कैसे हुई? सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे। जेन्युइनली बोलूँ तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, बहुत ही पहले। और उसकी शुरुआत को बताने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि मेरा खुद का बैकग्राउंड क्या है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी तरीक़ों से शहर में, अब क्योंकि नोएडा में रहता हूँ, दिल्ली में मेरे दोस्त यार हैं और काफ़ी सारा करियर रहा है, तो लोग अलग अलग तरीके से मुझे जानते हैं। आई थिंक इसकी शुरुआत मेरे माता पिता ने पहले से ही कर दिया था, बिकॉज आई ग्रू अप इन अ फैमिली जहाँ पे मेरी पैदाइशी तो बिहार की है। 2 साल की उम्र में हम झारखंड आ गए। झारखंड उस समय 1982 में मेरी पैदाइशी है, तो उस समय 2 साल के बाद 1984, उस समय बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। एंड लातेहार एक जगह है जहाँ पे मैं जेन्युइनली मैं बड़ा हुआ, फर्स्ट क्लास से लेके 10वीं क्लास तक जहाँ पढ़ाई होती है। और मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली आती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम फाइनेंशियली अंडर प्रिविलेज थे, पर हम एजुकेशन वाइज बिहार का वो जो पोर्शन था वो हमेशा से अंडर प्रिविलेज था। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैसा होते हुए भी एजुकेशन की जो जगह होती है ना, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, या फिर गाइड करने वाले जो प्रॉपर स्कूल व्यवस्था, वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। पर पेरेंट्स, स्पेशली माई डैड, वो हमेशा से ये चाहते थे कि ना बच्चे पढ़ जाएं, पढ़ जाएं, पढ़ जाएं। तो हमने कोशिश की पढ़ाई करने की। स्पेशली मेरे घर में सब ने बहुत सारी कोशिश की और सब अच्छा भी पढ़ के निकले। मेरे स्कोर बहुत कम आते थे हमेशा से स्कूल में ना। बहुत ही मिस्चीवियस था मैं, बहुत ही एक्टिव भी था, पर पढ़ाई में क्योंकि व्यवस्था नहीं थी तो हम स्कूल ठीक से नहीं जा पाते थे और पढ़ाई को ध्यान से समझा नहीं। तो जो बेसिक्स नंबर चाहिए होते हैं ना स्कूलिंग में, जो 10वीं बोर्ड बोलते हैं जिसको हम लोग, वो आपकी लाइफ का फाउंडेशन बनाता है, वो नंबर नहीं आए हमारे, बिल्कुल भी नहीं आए ऑनेस्टली। और मैं कोट नहीं करना चाहता आप लोगों के सामने वो नंबर कितना है, बट वो बहुत ही आज के ज़माने में बहुत सैड है वो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। पर तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम इसको देहरादून भेज देते पढ़ाई करने के लिए। बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन जो था ना, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है 10वीं तक की एजुकेशन का, क्योंकि मेरे नंबर कम नहीं थे। सब चाहते हुए भी मेरा एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं हो सकता था। अच्छे स्कूल का मतलब जहाँ पे लोग देहरादून जाते किस लिए हैं, ताकि टॉप क्लास के बोर्डिंग स्कूल में पढ़े या फिर
ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, पर वो पॉसिबल नहीं था ऑनेस्टली, मुझे आज भी रियलाइज़ होता है, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं था एजुकेशन का। सो कैसे भी करके ना मेरा एडमिशन हो गया गांधी इंटर कॉलेज में। सो मैंने पढ़ाई शुरू की, धीरे 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 ग्रेजुएशन तक पहुंचा। इस ग्रेजुएशन में भी मेरे नंबर, क्योंकि अगेन बैकग्राउंड ही नहीं था तो नंबर कहाँ से आएंगे ना, तो आप इमेजिन करो कि कभी ठीक से नंबर नहीं आए। पर आज ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं पिछले 7 सालों से एक आईटी फर्म में काम करता हूं। मैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम करता हूं। इससे पहले मैंने बहुत सारी 4-5 नौकरियां की हैं, जिसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। पर ग्रेजुएशन में ही, लास्ट ईयर में ही, जब मैं देहरादून में था, सो बाय द वे मैं देहरादून में एक आश्रम में रहता था, जो खुशी स्पेशली आपके लिए एक बोलते ना कि गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि मैं बिहार से शुरू हुआ, झारखंड पहुंचा, 10वीं तक पढ़ाई की, अब मैं देहरादून पहुंचा हूं। तो देहरादून में आया तो मुझे ये पता नहीं था कि मैं एक आश्रम में रहने वाला हूँ। सो जनरली एक गांव से जब आदमी निकलता है ना, छोटे शहर से, तो जब दूसरी शहर आता है तो ये सोच के आता है कि भाई एक ब्यूटीफुल सा शहर होगा और लोग होंगे, बातें करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं था लोगों से बात करने का, ऑनेस्टली नहीं था। शहर पहुंचा तो देखा क्या कि मैं आश्रम में पहुंचा हूँ, जिसका नाम है शिव बाल योगी आश्रम, जो मैं सोच के आया था बिहार से, झारखंड से, कि मैं शहर में आके ये करूँगा। अब यंग उम्र में तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे सुबह 5:30 बजे उठना है। जो गुरुजी हैं वो 5 साल की तपस्या में बैठे हुए हैं। तपस्या का मतलब है कि आप एक कमरे में अपने माइंड को 22 आवर्स एंड अबव कंट्रोल करके अगर रख सकते हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग अ तपस्या, दैट मीन्स यू आर कंट्रोलिंग योर। बिना खाए पिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मिथ है हमारे पास दुनिया में ना, तपस्या करने का मतलब होता है कि अगर शरीर जिंदा नहीं रहेगा तो तुम तपस्या कैसे करोगे ना। अपने बॉडी को जिंदा रखने के लिए जितनी खाना की ज़रूरत है उतना वो खाते थे। आई डोंट नो व्हाट इनसाइड डिसाइड हुआ, और मेरे लिए एक बाहर निकलते ही एक ब्यूटीफुल सी जॉब, वो भी आर्मी में काम करने का मौका, और बनाया क्या गया मुझे, प्राइवेट असिस्टेंट, PA टू द कमांडेंट RIMC, द लॉन्गेस्ट सर्विंग कमांडेंट, विद नो क्वालिफिकेशन, विद नथिंग बट विद अ चार्म। नहीं, ऐसा नहीं है। चार्म बहुत बड़ी चीज़ है, पर जो मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि उन्हें आपके लाइफ में ना बहुत सारे स्किल होते हैं, आपको पता है, और वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। जब आप थोड़ा ग्रो करते हो, आपने सुना होगा ना, बचपन से कुछ लोग बोलते तुम्हारी स्माइल अच्छी है। आई एम श्योर आपको बहुत लोगों ने बोला होगा। तुमको लुक्स को लेके बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुझे ना मॉडल बनना चाहिए, ये करना चाहिए। वाई डू यू थिंक जो लोग हैं जो देख के तुमको पहचानते हैं, वन शुड रियलाइज समटाइम्स कि ये आपके अंदर की क्वालिटी है जो आप समझ ही नहीं रहे हो। सर, आपने जैसे बोला कि आपको ये जॉब मिली, आई थिंक कि आज मैं जहाँ तक ये चीज़ प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि आपकी उस टाइम पे थिंकिंग ये रही होगी कि यार चलो मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो गया, बट ये हर किसी के साथ नहीं हो सकता, राइट? तो हर किसी को अगर अपनी वैसी लाइफ चाहिए तो एजुकेशन इज द की। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड एट दिस एज इफ यू रियलाइज दिस, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती, ट्रस्ट मी। क्योंकि यू वांट टू आस्क एनीथिंग? लग रहा है मुझे तुम्हारे दिमाग में कुछ है, बोलो। आपने जैसे बताया कि आपको लोगों ने बताया कि भाई तू बातें अच्छी करता है, तो चार्मिंग है, राइट? बोला है, हमेशा बोला है। The moment you entered the room, the way you carry yourself, and I think सबको भी दिख भी रहा होगा the way he sits and the way his body acts. मेरे को ये जानना है, were you always so humble? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे, या जो बच्चा झारखंड से आया है तो वो कैसा था, और आज जो हमारे सामने बैठे हैं वो आज ऐसा कैसे है? देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है ये, और जनरली मैंने इसका आंसर दिया नहीं है, बट इसका आंसर है। मैं एक बिहारी हूँ पहले तो, और तो गुस्सा मेरे अंदर भी है। हम्बल ऑफ कोर्स हूँ, अब आपको देख रहा होगा, पर ऐसा से शुरुआत से कोई नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो शुरुआत से बहुत ही हम्बल होते हैं, क्योंकि हमें हम्बल होने का मतलब ही नहीं पता होता। जब मतलब ही नहीं पता तो ना, यंग उम्र में हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं जो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम्बल है। सो ये नहीं, ऐसा नहीं था, टू आंसर योर क्वेश्चन। बट एज आई सेड, हमारे
3 चीज़ें बनाती हैं, जैसे बोलते हैं ना कि एक तो जीन्स, आप जानते हैं ना जीन्स क्या होता है, जो आप चेंज नहीं कर सकते, अपना डीएनए जो आपकी खून में है, जैसे बोलते हैं ना खून में है, तो एक तो वो जो आपको अपब्रिंगिंग होती है, दूसरा जो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके भाई बहन पेरेंट्स, जो इमीडिएट फैमिली होती है, जैसे जिस तरह से आप बचपन में ग्रो होते हो उससे आप बनते हो, और तीसरा सबसे बड़ा जो पोर्शन है ना, वो जो समाज आपको बनाता है, ठीक है, जो समाज में आप देखते हो और देख के जैसे जिन जिन स्थितियों से आप निकलते हो, तो आपको आप आउट ऑफ प्रेशर, आउट ऑफ एंग्जाइटी और फियर, आप अलग अलग तरीके का बिहेव करने लगते हो। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, नहीं, ये समाज ने मुझे बनाया है, इसके पीछे ऑफ कोर्स मेरी मेहनत रही होगी और है, आज भी कोशिश करता हूँ कि ठीक से रहूँ, पर यस, जो नौकरी मैंने किया आर्मी में, वहाँ से जो मैंने सीखा, आश्रम में जो मैंने सीखा, लोगों को देख के सीखा, एक रॉयल फैमिली मेरी किस्मत में हमेशा से ये भी रहा कि 10वीं के बाद ग्रेजुएशन तक, जब तक मैं आश्रम में था, उस आश्रम में पूरे इंडिया के रॉयल फैमिली के बहुत ही अच्छे लोग आते हैं। अच्छे इसका का मतलब मैं ये बोलना का मतलब है कि कभी रियलाइज़ नहीं हुआ मेरे लाइफ में कि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ उस आश्रम में जब तक था, है ना, और आज भी, कि जिनके साथ मैं खड़ा हो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, वो रॉयल फैमिली के हिज हाइनेस और हर हाइनेस एंड प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं, जो आज भी हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका आज आप लोगों के सामने, बट I personally know this story, yeah. उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। मैंने बोला ना कि हर एक जगह पे रोल होता है। मेरी नौकरी जो मैंने की, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, सो यस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू सी, जो संस्कार आपके पेरेंट्स ने दिए और जो संस्कार आपके एटमॉस्फेयर में मिला। तो मुझे किस्मत से मिलता गया, बहुत सारी नेगेटिविटी भी मिलती गई, पर क्योंकि संस्कार या फिर भगवान की कृपा या गुरु की कृपा ऐसी रही कि वो नेगेटिविटी ने मुझे बीच बीच में गलत भी बनाया, पर फिर धीरे 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 ना आपको समझ में आने लगता है कि नहीं यार, गलत और सही क्या है। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट केम। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगता है मी सुनील लाइक दिस, तो आई एम वेरी हैप्पी, सीरियसली। सर, एक मेरा सवाल है आपसे सर, एजुकेटेड और एजुकेशन को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करते हो? यार ये बहुत बड़ा सवाल है, आपको पता है, और आई थिंक इसका आंसर आप सबको जानना ज़रूरी है। 2 एस्पेक्ट होते हैं, पता है, जब आपके किसी चीज़ की नॉलेज हो पहला, और उस नॉलेज को यूज़ करने का विजडम हो ना। ये यंगस्टर्स के लिए नहीं समझना बहुत मुश्किल है। जैसे तुम अगर बोलो नॉलेज एंड विजडम, सो नॉलेज एंड विजडम क्या है? नॉलेज वो है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि आप एक कार चला रहे हो, है ना, कार चलाना इज़ अ नॉलेज। या फिर डॉक्टर का जो स्किल देखा है आपने, हार्ट सर्जरी करता है, थ्रोट सर्जरी करता है, सो डूइंग स्टडिंग दिस, हाउ टू डू दिस, बिट ऑफ इट इज़ अ नॉलेज, बट वेयर टू डू इट, उसको अप्लाई कहाँ करना है। अगर वो डॉक्टर उस नॉलेज को, आपने बहुत सारे डॉक्टर सुने होंगे ना, किडनी निकाल के बेच दे रहे हैं दूसरों का, यू नो इट वेरी वेल एंड इट हैपेंस। बहुत सारे लोग एक दूसरे पे, किसी पे गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो द पर्पस ऑफ टेलिंग यू दिस इज कि नॉलेज तभी होगा, या फिर एजुकेटेड आप तभी माने जाओगे जब आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पता होगा। जब आपको ये पता होगा कि बंदूक चलाना एक नॉलेज है, पर किसी के सर पे कहाँ मारना है, आर्मी में वो एक विजडम है, पर आपको जब बंदूक मिली है, आपको कैसे चलाना है वो आपको पता है, पर कहाँ चलाना है आपको पता ही नहीं है, तो फिर तो आप तो डिजास्टर हो दुनिया के लिए ना। सो जो लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं, वो अगेन मेरे लिए, या फिर आपको भी शायद आपको तक रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, एक आदमी पीएचडी कर रखा है, डॉक्टरेट है, अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बोल रहा है, ये बोल रहा है, लंदन से पढ़ के आया, और उसको ये पता ही नहीं कि एक लड़की से बात कैसे करते हैं। तुम, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, आई गेट एंग्री समटाइम, कि तुम टी शॉप में या फिर कहीं भी फॉर एग्जांपल लाइन में खड़े हो, और तुम दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट, अटायर जो आपका होता है ना, कपड़ा, आपकी लैंग्वेज बताती है कि आप कौन सी स्टेट से आए हो, कौन सी कंट्री से भी आए हो, और ये भी बताती है, जो लोगों को रियलाइज़ नहीं होता, कि तुम उस लाइन में खड़े होकर जो बदतमीजी से उस सामने वाले बंदे से बात करते हो, एक तरफ ये दिख रहा है कि आप लंदन से आए हुए इतने पढ़े लिखे आदमी हो, और उसी समय आपने उस पर खुद ही थप्पड़ मार लिया कि डूड, आपको ये बात करने की तमीज़ नहीं है, आप कहाँ से पढ़े लिखे आदमी हो ना। बोलते हैं ना हमेशा, क्या जिसको बात नहीं करनी आती, जिसको तमीज़ ही नहीं है बिहेव कैसे करना है,
फिर वो एजुकेटेड नहीं है। कहाँ से इज्जत दोगे तभी तो मिलेगी आपको। एजुकेशन का मतलब ही यही है एडी, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इफ़ यू आर एजुकेटेड यू हैव टू बी हम्बल। अगर आप हम्बल नहीं हो ना, इसका मतलब आप एजुकेटेड नहीं हो, ट्रस्ट मी। क्योंकि विद्या आपको गंभीर बनाती है, यू नो। गंभीर का मतलब होता है कि दैट यू बिकम लिटिल मैच्योर, यू रियलाइज कि सामने वाले बंदे को या सामने वाले समाज को उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर सकते या फिर अपने बारे में नहीं सोच सकते। सो पीपल हु डू नॉट हैव दीज स्किल्स विल नॉट, दे आर नेवर एजुकेटेड। और मैं दुनिया में जब तक रहूँगा मेरे लिए वो आदमी एजुकेटेड हो ही नहीं सकता अगर आपको तमीज़ नहीं है, अगर आपके नॉलेज को आप ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो राइट चीज़ों के लिए। नाउ राइट एंड रॉन्ग यू हैव टू डिसाइड। राइट क्या है? राइट का मतलब जो अच्छा लगे, जो समाज का भला करे, आपका भी भला करे, जिसमें लोग खुश रहे। एंड इफ़ यू नॉट यूटिलाइजिंग दैट नॉलेज, फिर एजुकेटेड कहाँ होना? सिर्फ तो आप आई डोंट नो व्हाट यू हैव गेन दैट नॉलेज फॉर। दैट्स माय आंसर, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा सीरियस हो गया लग रहा है मुझे। नहीं, मुझे आ जाता है इस टॉपिक पे मुझे। ये जेन्युइनली इम्पोर्टेंट था। ये मेरा आपसे ना काफी टाइम से सवाल था, मैं वेट कर रहा था मौका ढूंढूं और हाँ, तू कुछ सवाल कर रही थी। तो एक तरीके से जैसे आपने भी बोला कि क्या नाम है, एजुकेशन कैसे, अगर एजुकेटेड हो आप तो आपका एक हम्बलनेस होनी चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल। आपका बिहेवियर होना चाहिए। तो एक मेरे ख्याल से एक इंसान में अगर वो हम्बलनेस, तभी देखो एजुकेटेड भी है, घर पे अगर वो माहौल है, मेरे ख्याल से तब भी इंसान चाहे जितना मर्जी एजुकेटेड हो, अगर बंदे को होता है ना कि भाई सर्वेंट है, अबे चल तू ये लेके आ, हाँ चल तू वो कर, ये तो और है। वो सिखाया नहीं ना कभी कि भाई नहीं यार सलीके से बात करो, तमीज से बात करो। तो कैसे एक बच्चे की सराउंडिंग्स उस पर इम्पैक्ट डालते, थोड़ा सा उसके बारे में। बहुत इम्पैक्ट डालती है। और आई थिंक जनरली जो मैंने देखा है कि सराउंडिंग आप देखोगे ना, आजकल की सराउंडिंग का मतलब क्या है? आपने जैसे बोला कि नहीं हमें सिखाया नहीं गया। ग्रेजुअली ना मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें आप, हो सकता है कि सबके पेरेंट्स के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। सब चाहते हैं कि उनके बच्चे राइट चीज़ें सीखें। जनरली 99% पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे राइट चीज़ें करें। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को वो खुद नहीं कर पाए हों, या फिर उनके पास वो एजुकेशन का बैकग्राउंड ना हो, या फिर उनकी मजबूरियां कैसी रही हों, ठीक है। पर ग्रेजुअली क्या होता है ना कि लाइफ में जब तुम देखते हो चीज़ों को, सो मेरा मानना ये है कि जब आप चीज़ों को देखते हो, मान लो नौकर वाली आपने एक मेड के लिए बोला या फिर ड्राइवर के लिए, तो ये करके लेके आ जा, दैट इज़ फाइन, एज लॉन्ग एज आप उससे उस चीज़ को प्यार से बोल रहे हो, फील करके बोल रहे हो। बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों। ये जो प्रक्रिया है ना लाइफ में कि आप किसी को जो बोल रहे हो, आप भी लाइफ में किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से रिपोर्ट कर रहे हो, और ज़िंदगी भर पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते आप, है ना। तो कभी आप लाइफ में किसी न किसी के लिए काम करोगे, और कोई आपको अपने मन में सच में सोच के देखो कि आपको कभी कोई ऐसे बोले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? द मोमेंट यू रियलाइज दिस, यू नो, चाहे वो बातों करने को लेके हो या फिर खाना खाने को लेके हो, उसकी भूख को अगर आपने रियलाइज़ कर लिया और आपने ये रियलाइज़ कर लिया कि नहीं यार इसके पास सच में खाना खाने के पैसे नहीं हैं, तो इमेजिन करें। तो ह्यूमन माइंड ना ऐसा होता है, बहुत इमोशनल होते हैं ह्यूमन, और पर वो रियलाइज़ होता है ना जिस दिन, तब वो इमोशन भर भर के आता है। सो सराउंडिंग का फ़र्क पड़ता है। सर एक सवाल और है सर, मेरे को पता है जो ओके, सो हमारे यहाँ पे एक मार्केट है टी शॉप के नाम से, या सर वहाँ पे मैं आज के बारे में तुम्हें गाइस, सो टी शॉप इज़ वेरी फेमस प्लेस। हाँ, पहले तुम अपनी क्वेश्चन पूरा कर लो, मैं भरा पड़ा हूँ मैं टी शॉप के बारे में बताने के लिए। सच्ची, और तुम लोग सुन रहे होगे सारे के सारे, कभी ना कभी सुनोगे, तो याद रखना आज जो बोलने वाला हूँ मैं। टी शॉप पे जब भी हम खड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं और फ्लावर्स बेच के फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें। सर ये जो साइकिल ऑफ बेगिंग है, ये जो चलती है, हाँ मतलब ये फंसे रह जाते हैं, या जिसमें बच्चे फंसे रह जाते हैं, वो विशियस साइकिल जो कभी निकल ही नहीं पाते ना बच्चे उसमें से। मतलब कैसे वो छोटे छोटे एक्ट्स उनको उस विशियस साइकिल में फंसाते हैं और कैसे उनको बाहर निकाला जा सकता है।
सबसे पहले तो बात, आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर बट यू टू यंग, एंड इतने यंग हो के आपने इतना सारा चीज़ सोच भी रखा है, तो इसी की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है वन शुड थिंक अबाउट इट। तो टी शॉप की बात छिड़ी है, तो ये बहुत ज़रूरी है बताना, ठीक है, कि ये ना मैं अपने लिए बोलूँ तो एक पीरियड ऑफ लाइफ शादी के बाद मैंने यहाँ निकाला नोएडा में और यहाँ शिफ्ट हुआ। तो जो पहली हैपनिंग जगह मैंने देखी, ऑनेस्टली आई स्टिल फाइंड इट हैपनिंग। आई टेल यू व्हाट डज हैपनिंग मीन्स। जहाँ पे अच्छे लोग आते हो और एजुकेटेड लोग आते हो, यंग एजुकेटेड क्राउड एंड सोफिस्टिकेटेड पीपल विद लोकलाइट्स ऑल्सो, बिकॉज लोकल लोग हमेशा रहेंगे। तो मेरा जाना वहाँ पे हुआ आज से 7 साल पहले। आई स्टिल रिमेंबर 1 अप्रैल, मुझे ये भी याद है, 6 साल पहले इनफैक्ट मैं टी शॉप में था। तो मैंने वहाँ पे देखा क्या कि हाउ ब्यूटीफुली पीपल आर ड्रेस्ड, और लोग खाना खा रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, पार्टी चल रही है, धीरे धीरे शाम होने लगी, और फिर थोड़ा थोड़ा लोग जो पार्टीज़ करते हैं समर में, वो दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड ऑल। आप लोग बहुत सारे मार्केट में जाते होगे, तुम भी जाते होगे दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, सब जगह, और हर एक मार्केट में ना आप लोग कभी नोटिस किया है कि हर एक मार्केट में नोएडा में एक बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे, 18 में जाओ, यहाँ जाओ, और बच्चे, एक ट्रेंड है कि गुलाब बेचना शुरू करते हैं। देखा सबके, दीदी गुलाब ले लो, दीदी ये ले लो, दीदी वो ले लो, हमारा रिश्ता बन जाए। हाँ, कुछ वैसे भी होते हैं। और बहुत सारे लोग सॉक्स बेच रहे होते हैं। रिसेंटली आई मेट पीपल जो मैंने रियलाइज किया सॉक्स बेचते हैं। आपका सवाल था ना कि ये इस साइकिल, मैंने उनसे बात किया टी शॉप में। जब पहली बार उनको देखा, तो एक लड़का होता था वहाँ पे, पंकज नाम का लड़का, ही वॉज अ यंग बॉय। तो उसी क्राउड में मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम वो लोग हैं, हमारे, मैं खुद बता रहा हूँ, हम लोग उन बच्चों को जो सड़क पे घूम रहे हैं, वो आपके पास में हाथ फैलाने आते हैं और आप उनको 10 रुपये दे देते हो। जैसे आपने बोला ना कि हाँ, उसको उसकी कीमत ही, वैल्यू नहीं पता, तो कैसे आगे बढ़ेगा ना लाइफ में वो। आई रियलाइज कि वो अपने मन से नहीं आते। आपको पता है ये बात? जब अब थोड़ा घुसा फैमिली में, मैंने बात किया और सच में उनके पेरेंट्स से बात किया, उन बच्चों से अकेले में बात किया मैंने। आई वॉज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ पंकज, बट मैनी किड्स जो आते हैं इस मार्केट में, जो टी शॉप के बारे में बात कर रहे हो, उनकी एक मजबूरी है यहाँ तक आना। एक 8 साल का बच्चा अगर सॉक्स बेचने आ रहा है ना, चाहे कितना भी पैसा कमाना अच्छा लगेगा ना उसको, उस उम्र में तुमको वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है। आप इमेजिन करो कि वो टी शॉप पे जो बच्चे आ रहे हैं, वो अपनी मम्मी पापा को घर छोड़ के ये रियलाइज़ करके आ रहे हैं अपने मन से कि घर पे जो फाइनेंशियल परेशानी है ना उनके घर पे। क्योंकि आप सोचो कि एक किसी स्टेट से आके आप दिल्ली में काम कर रहे हो और आप एक लेबर क्लास हो, जो आपको 650 रुपये दिहाड़ी पे आपको नौकरी मिलती है, उसमें ट्रैवलिंग करते हो और घर पे आते हो, तो आपके पास एजुकेशन में कितना खर्चा हो रहा है, लाइफ जीने में कितना खर्चा हो रहा है, खाने पीने में कितना खर्चा हो रहा है। तो वो आदमी एक स्ट्रेस में जी रहा होता है, और जब वो बच्चा इस उम्र में उस स्ट्रेस को देखता है, तो फिर सड़कों पे आता है, टी शॉप जैसी सड़कों पे, जो हमारे ऐसे लोगों को ना दूर से देख के रियलाइज़ नहीं होता। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज भी अगर ध्यान से ना देखो तो रियलाइज़ नहीं कि यार ठीक है, बच्चे तो है, आदत पड़ गया है, यहाँ से आए होंगे भीख मांगने की, सब कमाते हैं, ये करते हैं। नहीं यार, कि किसी ने छोड़ दिया होगा। नहीं, हो सकता है ऐसे भी है, आई हैव कम अक्रॉस फ्यू केसेस, बट उस बच्चे की गलती नहीं है उसमें, उसकी मजबूरी है। और हम जो लोग हैं जो ऐसे मार्केट में जाते हैं, वो रियलाइज़ नहीं करते कि हम अपने एक्ट से उनको कितना मजबूर करते हैं ज़िंदगी भर भीख मांगने के लिए। सीरियसली बता रहा हूँ तुमको मैं, एंड आई टेल यू हाउ। कि जब वो बच्चे आपके पास में आते हैं, आप उसको नॉर्मली ठीक है, एक आपको दुख लगता है देख के कि किसी का हाथ बुरा लग रहा है, भीख मांग रहा है, बच्चा है, यू गिव हिम समथिंग, आई रियलाइज इट, ठीक है, बट वो कितने दिन तक दे सकते हो? नाउ यंगस्टर्स स्पेशली, आई रियलाइज कि दे गेट अट्रैक्टेड टू दीज किड्स एंड दे हैव वेरी ब्यूटीफुल हार्ट, ऑल ऑफ यू। कितना अच्छा दिल है ना बच्चों को देख के, क्या लगता है क्यूट, वो पहले नहीं था, अब ये है। बट वाइल रियलाइजिंग दिस ऑल्सो, हम ये नहीं करते। जैसे टी शॉप का एग्जाम्पल दूँ तो लोग क्या करते हैं, पार्टी चल रही है, थोड़ी देर के बाद ड्रिंक चल रहा है। हम ये बच्चे ग्रेजुअली रात तक भी रुकते हैं, 12 बजे रात तक भी रुकते हैं सैटरडे संडेज़ को। और तुमने नोटिस किया होगा कि वो वही लोग जो उनको 10 रुपये दे रहे थे, अब थोड़ी कंफर्ट जोन में आ गए, और ये बच्चा भी कंफर्ट जोन में आ गया है, क्योंकि वो ड्रिंक कर रहे हैं या पार्टीज़ कर रहे हैं,
तो पिज्ज़ा दे दे रहे हैं, ओके ठीक है, आई स्टिल अंडरस्टैंड, फूड आइटम दे दिया, पर आप उसको बचा हुआ दारू, बचा हुआ बियर, वाई वुड यू डू दैट इस उम्र में? तो उसको अगर नशे की आदत लगेगी तो उसका ब्रेन कैसे ग्रो होगा, यू नो? सो इट ऑल स्टार्टेड देयर एंड दिस इज़ वेयर आई डिसाइडेड टू बी ऑनेस्ट कि मुझे इस चीज़ को थोड़ा सा बदलना है। फिर मैंने सोचा कि यार कोशिश भी किया, बच्चों के घर पे गया। आप यू नो, आप लोग जैसे आदित्य बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि और जो हमारा कैमरा पर्सन है तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि सारे बच्चों को इकट्ठा किया टी शॉप में, हम म्यूज़िक करते थे और कोशिश किया कि हम फाइनेंशियली भी हेल्प कर पाए, पर नॉट पॉसिबल है। आप इनको एक टाइम तक, जब तक हमारी कंट्री इतनी ग्रो नहीं हो जाती ना इकोनॉमिकली, हम इतने नॉलेजेबल नहीं हो जाते कि हम सब फैमिली एक अमाउंट ऑफ पैसा कमा रही है जहाँ पे खाने की दिक्कत ना हो, तब तक हम इस चीज़ों को रोक नहीं सकते, है ना? एंड यू नो, ऑल नो इट। डू यू थिंक एक बच्चे को तुमने अडॉप्ट कर लो, पूरा एजुकेशन करा लिया, पर सब चीज़ पॉसिबल नहीं है यार, कैसे करोगे? तो वहाँ पे मैंने सोचा कि कैसे हम इन चीज़ों को, अगर भीख मांगना नहीं छुड़वा सकते इन बच्चों से, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनका एजुकेशन भी धीरे धीरे पूरा होता रहे। सो अगेन, टी शॉप इज़ लाइक अ, फॉर मी इज़ लाइक अ मक्का मदीना ऑल्सो। T-shop was a push for you. Yes, because A very big push because वहाँ पे काफी कुछ एक्सपीरियंस किया। आप जहाँ ये पे मैं आप ये देखोगे मैं ना, personally देखो जानता खुशी, हूँ। एंड स्पेशली खुशी फॉर यू बिकॉज यू हैव लेस यू नो बीन देयर। हम वहाँ पे बहुत बार जा चुके हैं। आप अगर रियलाइज करोगे, जहाँ पे आप रोज़ जाते हो, चीज़ों को ध्यान से देखोगे ना, यू बाउंड टू थिंक अबाउट इट। मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं था एंड आई वॉज, बिकॉज क्लोज बाय है मेरे घर से, तो मुझे जाना, क्योंकि म्यूज़िक की वजह से ना हमें पसंद था, वी ऑल मेट बिकॉज ऑफ म्यूज़िक। तो वहाँ पे जब चीज़ों को रियलाइज़ करना शुरू किया ना, तो दिल को धक्का भी लगना शुरू हुआ। यू नो, दैट्स रियली सैड टू सी दिस इज़ हैपनिंग देयर एंड वी हैड टू डू समथिंग। एंड बट समझ में नहीं आया था कि ऐसे करे क्या, क्योंकि वो बच्ची रोज़ आती है आपसे, प्यार से बोलती भी है और इतना अच्छा, मान लो कोई बच्चे आके बात कर रहे हैं, आपका दिल भी लग गया है, पर उसके बाद क्या, थोड़ी देर के बाद आप टी शॉप से गाड़ी उठाते हो और घर चले जाते हो। पूरी रात हो सकता है कुछ लोग सोचते हो, पर नहीं सोचते, फिर वो बच्चा आता है, फिर वही कर रहा है। सो मेरा मानना यह था कि यार मुझे वो बच्चे को रोज़ रोज़ उस तरीके से देखना पसंद नहीं था। आई यूज्ड टू फील बैड। क्या रातें जाती होंगी उन लोगों की। मैं तो कभी कभी, क्योंकि हम लोग तो देखते थे, मैं तो ये सोचता था कि अगले दिन जब वो लोग फिर हमको मिलते थे तो मैं सोचता था कल पिछली रात को कैसे सोए होंगे वो लोग। आपको पता है ये मजबूरी है। मैं बताना चाह रहा था कि ये उस मजबूरी में ना, एक गरीब आदमी को जीने की आदत है, तो वो उसकी मजबूरी नहीं है। गरीबी इज़ नॉट द मजबूरी फॉर गरीब, एंड आई एम सेइंग दिस नो विद फ्रॉम माई हार्ट। मजबूरी ये है कि जो सामने वाले लोग हैं ना, जब आपको गरीब दिखाते हैं फॉर स्मॉल थिंग्स, आपके पास में 10 रुपये नहीं है, आपसे कोई हाथ उठा के मांगने आया, फिर खाना मांगने आया है, आप उसको इस तरीके से दे रहे हो जैसे कि डूड तेरे पास ना औकात नहीं है खाने की, आई एम गिविंग यू। और उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज बताता है, आपका बिहेवियर बताता है, आपके बात करने का तरीका बताता है, कैसे उस किड से आप बात कर रहे हो, वो बताता है कि आप उस गरीब से कैसे बात कर सकते। दे डोंट नीड एनीथिंग, दे जस्ट नीड अ लिटिल पुश, अ बिलीव, अ ट्रस्ट कि वो गरीब होते हुए भी हमारे हैं, हमारे साथ में है। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है क्योंकि एजुकेशन अभी नहीं है, उनको वो प्रिविलेज नहीं मिला जो हमें मिला हो शायद। आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट। आप टी शॉप के नाम पे बड़ी तेज हंसे थे। मैंने बोला ना इसलिए क्योंकि ये पूरी कहानी उससे जुड़ी हुई है। आज ये शुरुआत ही नहीं होती टी शॉप ना होता तो। वहाँ पे बड़ी सारी कहानी है यार, अब हर कहानी अभी नहीं बोल सकते। नहीं, आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं है गाइज, बोलूँगा एक दिन। ऐसे बहुत सारे मुद्दा है और टॉपिक्स है जो मैं टी शॉप के बारे में क्यों बोल रहा था, तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि मैंने ये भी बोला कि टी शॉप पे बहुत ही सोफेस्टिकेटेड और एजुकेटेड फैमिली से बच्चे आते हैं जो अक्रॉस इंडिया आते हैं। बिकॉज एमिटी, आपको पता होगा कि एमिटी में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अब ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, टॉप क्लास के स्कूल्स हैं, तो वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं शहर में गैदर होते हैं। टी शॉप एक एग्जाम्पल है, पर टी शॉप जैसे बहुत सारे मार्केट हैं अब जहाँ पे ऐसे लोग आते हैं एंड उनके अंदर एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है। वाई आई ऑलवेज से दिस, बिकॉज वहाँ से वो जगह एक चेंज मेकर हो सकता है, क्योंकि उन बच्चों को जब रियलाइज़ होगा और आप खुद अगर रियलाइज़ करोगे कि हाँ यार ये पॉसिबल है, हमें गरीब को मार्केट में रहते रहते ही, वो काम करते करते ही एक टाइम देके, एक एजुकेशन देके उसको हम अपलिफ्ट भी कर सकते हैं। सो येस, टी शॉप के नाम से इसलिए हंसी है कि देयर मेनी थिंग्स, बाकी चीज़ें बताऊंगा बाद में मैं।
हमारा ब्रेक ख़त्म हो गया है, अब हम फिर से पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था कि हम सबको कुछ ना कुछ करना है, हमें पता है कि हमें बच्चों के लिए और अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, सबको पता है, सबको लगता है, अंदर से फीलिंग आती है, बट कहीं ना कहीं वी जस्ट डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। कुछ भी छोटे से छोटा इनिशिएटिव नहीं समझ आता क्या करना है, तो आप बता सकते हो हमें कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करना है। हाउ स्वीट नाउ हियरिंग दिस कि शुरुआत करने का मन है और शुरुआत करना चाहते हैं, इट इटसेल्फ हैज़ स्टार्टेड। मैंने थोड़ा केस स्टडी किया और केस स्टडी करके मैंने एक छोटा सा मॉडल के ऊपर काम करना शुरू किया। और वो मॉडल क्या था, मैंने सोशल मीडिया का यूज़ किया, फेसबुक का, और मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया और मैंने डाला। और उस वीडियो में क्या बोला मैंने कि मुझे लोगों से खिलौने चाहिए और थोड़ी किताबें, क्योंकि मैं अगेन आई वांटेड टू बाय माई सेल्फ बट नॉट पॉसिबल। तो जब मैं फेसबुक पे गया तो मुझे अच्छे लोग जो जेन्युइनली पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, सो उन लोगों ने क्या किया, अपने खिलौनों को जो बचपन से संभाल के रखते हैं, कुछ कुछ खिलौने होते हैं ना आपकी मम्मी संभाल के रखती हैं, वो भी उन लोगों ने दिया। एंड आई रियली थैंक यू टू दोज पीपल जो ट्रस्ट करके, क्योंकि खिलौना अपने किसी अपने बेटे या बेटी का बचपन का चीज़, मेमोरी को किसी को दे देना, इट्स अ इमोशनल कनेक्ट। इट इज़ एंड टू गिव अवे दैट थिंग जस्ट बिकॉज कोई सोशल मीडिया पे आके आपसे बोलता है, वो उन लोगों ने ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करके मुझे थोड़ा सा खिलौना इकट्ठा किया और मैंने डिक्की में डाल दिया। और साथ साथ मैंने कुछ इंटरेस्टिंग जो बच्चों की किताबें होती हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, बिकॉज हम जिस समाज में मैं रहता हूँ या फिर हम रहते हैं, मोस्टली लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, तो उन बच्चों की किताबें मुझे मिली। मैं वापस टी शॉप गया या कुछ मार्केट में गया, तो अब जो बच्चे एक हफ्ते में एक वीक का मैं असाइनमेंट देता था और एक आधी चीज़ें देता था उनको, और जो उसमें अच्छा करके आएगा, तो मैंने एक खबर फैला दी थी बच्चों के गैंग में कि जो भी अच्छा करेगा उसको ना ये वाला हेलीकॉप्टर मिलेगा या फिर ये वाला गिफ्ट मिलेगा, वो दिखा के, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई है, लोगों ने दिया था। और कमाल की बात है, एंड जेन्युइनली आई एम सेइंग, कि उस चीज़ के वजह से मैंने ये रियलाइज़ किया कि नाउ वो बच्चे घर जाते हैं और उस जगह पे जहाँ पे वो कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं या फिर पैसे मांग रहे होते हैं, उस पूरे साइकिल में भी वो 1 घंटे निकाल के वो अपना होमवर्क करते हैं, ठीक है। और होमवर्क करने के बाद वो जब आता हूँ मैं मार्केट में या फिर जो मुझे जानने वाले लोग हैं, मैंने ये भी बता रखा है कि इस भैया को तुम पकड़ सकते हो अपना होमवर्क चेक कराने के लिए। नाउ इट एक्चुअली वर्कड सो वेल कि आज मैं प्राउड फील करता हूँ इस बात के लिए कि उस छोटी सी एक्टिविटी की वजह से आज टी शॉप के आसपास, एंड ये आई थिंक बहुत बड़ी खबर होगी आप सबके लिए, आप जाओगे ना, आपको वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 बच्चा मिलेगा, जो लास्ट आपने कितने बच्चों को देखे थे ना, वहाँ कोई नहीं आता। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो सब पढ़ना चाहते थे, सारे के सारे। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस, आज मैं कल चेक करने गया हूँ, जिन बच्चों की मैं क्लास ले रहा था वो बच्चे भी वहाँ पे नहीं हैं। सो पॉइंट है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी है। हो सकता है कि मैंने एक मॉडल बनाने की कोशिश की हो, पर कोई मेरा इसमें कॉपीराइट नहीं है, एक थॉट था और वो वर्कआउट कर रहा है। एंड जेन्युइनली आप लोग जैसे लोग सोचोगे तो ऐसे पता नहीं कितने सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग कि जब मैं आपसे 3 से 4 दिन पहले पहली बार ही मिली हूँ तो वहाँ पे पता है क्या था, मैं ये बात बोलने पता है क्या हुआ था, वहाँ एक बच्ची खड़ी थी और भाई साहब वो पहले आई हमारे पास, उसने हमें बोला हाय हाउ आर यू, हाय आई एम फाइन, एंड देन हम लोग थोड़ा सा आगे जाके मैं कॉफ़ी ले रही हूँ और वो बच्ची फिर आई एंड शी वाज लाइक, क्या नाम है कि क्या है, बार बार टालते रहते हो, मेरा बैग कब ला के दोगे, बुक्स कब ला के दोगे, मेरा बैग लाओ। एंड ही वाज लाइक, क्या नाम है कि अगले सैटरडे या संडे, 15 अगस्त से पहले, हाँ 15 अगस्त से पहले, अगले सैटरडे संडे शाम में 6 बजे पक्का। झूठ बोलते रहते हो, लाते तो मैं बताता हूँ, देखो तुमको बताता हूँ उस लड़की का नाम, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अगेन हैप्पी फॉर द फैक्ट कि तुम्हारे से लोग या बच्चे ये नोटिस करते हैं चीज़ों को। तो उस लड़की का नाम है सान्या, ठीक है। और वह सान्या कुछ टाइम से ही 15 मतलब 1-1.5 महीने से ही उस मार्केट में आ रही है। तो मैंने उसको पहली बार देखा तो किसी ने उसको किसी से वो कुछ मांगने गई तो उसने बोला कि आपको क्या चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे आटा दिला दो। छोटी सी बच्ची है, इतनी छोटी सी, एंड दिस हाइट, क्यूट सी गर्ल। और वो लड़की आटा का बोरी सर पे लेके शाम को 5:30 बजे
थोड़ी इवनिंग हो रहा था मार्केट में, और मैं वहाँ पे कॉफ़ी पी रहा था बाहर बैठ के। वो लड़की आती है, सर पे वो रख के डिक्चिक डिक्चिक नाचते हुए, सो हैप्पी शी वॉज। तो उस बच्ची को जब मैंने देखा, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम देखा तो मैंने उसको सेम जो मेरा फॉर्मूला है कि तुमको पढ़ना है, तो उसने बोला हाँ पढ़ना है। तुमने स्टाइल देख रहा कैसे बोलती है, हाँ मुझे पढ़ना है, तुम पढ़ाओगे ना। ये जो सवाल था ना, तुम पढ़ाओगे, ये ना बहुत चुभता है अंदर से, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना लाइफ में पढ़ाने की कि तुम पढ़ाओगे, ये आसान नहीं है। और मैं उससे मैं बच्ची को हाँ नहीं बोल पाया। कैन यू बिलीव, आई कुडंट से येस टू दैट गर्ल कि हाँ मैं पढ़ाऊँगा कि नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये सब करते करते ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रोमिसेस एजुकेशन के मामले में तभी करना चाहिए जब आप कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सपना होता है बच्चों के दिमाग में। तो मैंने उस दिन हाँ नहीं बोला उसको। मैं अचानक से फिर घूमने गया तो वो लड़की ने मुझे पकड़ लिया फिर से, जैसे उस दिन पकड़ा था ना, पहले भी पकड़ा था। नाउ ऐसे बच्चे स्पेशली जब आपको चेंज दिखता है ना किसी में, कि आपने एक छोटी सी खिलौने की बात की और वो बच्ची उस खिलौने की वजह से ही पढ़ना चाहती है कम से कम, तो आप सोचो कि ऐसे दिए हुए चीज़ों का जो आपके लिए घर पे वेस्ट है, आप इमेजिन करो कि उसको यूटिलाइज़ करके हम कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं। कि भाई सोचो ना कि भाई तुझे ये मिलेगा, छोटे बच्चे से बोल के देखो, तुझे ना मैं बारबी डॉल दूंगी अगर तू ना कल ABCD पूरा याद करके आ। कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड लग रहे टी शॉप में बोलने में या फिर किसी मार्केट में। ज़रूरी नहीं है कि उस मार्केट में आप दोबारा जाओ चाहे ना जाओ, आपने में बोला तो उस बच्चे को दिमाग में रहेगा कि ना मुझे किसी ने बोला था। हाँ ठीक है, अगर आपने वो कर दिया, करना चाहिए आपको, अगर आप जेन्युइनली एफर्ट लगा के जो आपने बोला वो बच्चे को दे दिया, तो उसकी लाइफ में ज़िंदगी भर के लिए कि हाँ यार, कि मुझे ना किसी ने ये किया ABCD के लिए, मुझे ये मिला। तो इससे होता क्या है कि इंटरेस्ट जागता है, और आज के ज़माने में एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट ही चाहिए। आपको पता है इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है, हमारे आसपास बहुत इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज सब चीज़ है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि हमें उनको ट्रस्ट करके और थोड़ी हिम्मत देनी है, अपना समझना है, और ये छोटी मोटी एक्टिविटी अगेन यू कैन प्लान। सर एक मेरा सवाल है, हाउ कैन वी कनेक्ट विद यूथ? वेरी गुड क्वेश्चन। And how do you particularly connect connect with you? ओके सो व्यूअर्स, ये थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। जो आपने क्या पूछा, हाउ डू आई कनेक्ट विद यूथ? यस सर। ठीक है, यू गाइज आर यूथ, हाउ डिड यू कनेक्ट विद मी? यू आंसर दैट। सर गल्ला करके। बट देखो, जेन्युइनली मैं जानना चाहता हूँ, आई फील नाइस टू नो कि तुम लोग मेरे से बात कर रहे हो, और ये पहला दिन नहीं है। स्पेशली आदित्य, चिरंजीव एंड बहुत सारे ऐसे तुम्हारे दोस्त जिनको हमारा बहुत बड़ा एज गैप है ना। मैं 40+ हूँ, तुम लोग 18, 19, 17, 16 से ही 15 से ही मेरे दोस्त शुरू हो गए। तो भैया कभी कभी मेरे घर वाले भी पूछते हैं, मेरी वाइफ भी पूछते हैं कि यार क्यों, क्या ये बच्चों के बीच में क्या लगा रहता है? पॉइंट वो नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तुम्हारे से लोग भी कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड हैं। सो एक कनेक्शन है, क्योंकि मैंने वो टाइम जो था ना, यूथ वाला टाइम, जो मैंने बताया आपको कि जब लोग 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक दोस्ती यारी करते हैं, दोस्त बनाते हैं, प्रीमियम टाइम होता है आपके लाइफ में, बहुत लोगों से मिलते हो, लड़के लड़कियां, अट्रैक्शन होता है। वो टाइम ना मेरा आश्रम में और बहुत सारी और चीज़ें करने में निकल गया। ग्राउंड आने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर वो यूथ ना हमेशा से जो नहीं जिया ना वो बाकी था। तो जब लोगों से मिला तो अब यूथ को क्या चाहिए? एक गाना गाने वाला आदमी, अगर अच्छा गाना गाता है, तुम्हारे आसपास म्यूज़िक चल रहा है, तो यूथ विल बी देयर। वो हमारे अंदर नेचुरली गवैया था ना, आश्रम में सब जगह ताल तुल बजा के, और ग्रेजुअली तुम्हारे से गवैये जुड़ते गए। ठीक है, तो म्यूज़िक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको कनेक्ट करने में। ट्रस्ट मी, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, कोई भी, अगर आप म्यूज़िक से कनेक्टेड होते हो, किसी भी ऐसी चीज़ से जो आपको मुझे लगता है कि भगवान को देखा तो नहीं है मैंने, यू फील नाइस एंड फील वेरी कनेक्टेड टू गॉड। और ऐसे होने से जब शुरुआत हुआ तो पता नहीं, बाकी आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाओगे कि वाई डू यू कनेक्ट विद मी। मुझे लगता है कि एक कनेक्शन है, जब आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, वो एज डिफरेंस होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि नहीं यार, कुछ तो कनेक्शन है और मुझे बात करना चाहिए, इसलिए मैं करता हूँ। कंफर्ट शायद आप प्रोवाइड करते हो, क्योंकि हर कोई आपकी एज का जो होता है वो हर कोई कंफर्ट नहीं दे पाता।
आई थिंक वो एक रीज़न है. सर हर किसी का एक चार्म होता है अपना. आप वो चार्म प्रोवाइड करते हो, आप वो काइंडनेस प्रोवाइड करते हो हम जैसे एज के बच्चों को. एंड जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों से सीखो भाई. बहुत कम लोग होते हैं ऐसे एज के जो यूथ से कनेक्ट कर पाते हैं. और अगर कोई कर रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट हिम और हर, बिकॉज वो तुमको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा. वो कुछ गलत काम नहीं सिखाएगा कभी तुमको. तो जैसे कि सबको पता है कि थोड़े से बड़े बड़े लोग जो हो जाते हैं ना, बहुत रिजिड हो जाते हैं, काफ़ी रिजिड हो जाते हैं. देखो 40-50 साल की कंडीशनिंग है. बड़ी मेहनत लगती है इतनी आदतें बनाने में, जो इन लोगों ने बना के रखी हुई है. अपना माइंडसेट एक प्रिपेयर्ड रखा हुआ है, सांझा हुआ एकदम टकाटक कि भाई ये करूँगा तो यही करूँगा. अब आ जाओ जो स्टबननेस, रिजिडनेस टूवर्ड्स चेंज. ठीक है, आई हैव सीन दैट. डजेंट मैटर इफ़ यू आर 40 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड. दे आर लाइक कि अगर मेरी तरीके से ऐसे काम चले 50 साल तक, अब ऐसे ही चलेगा. थिंग्स हैव बिकम डिजिटल नाउ, राइट. चीज़ें बदल रही हैं हर दिन, एवरी सेकेंड थिंग्स आर चेंजिंग. एंड आई थिंक कि इफ़ हमें चेंज लाना ही है तो वो होता है ना, गीली मिट्टी को गमला बनाना ज़्यादा आसान होता है रादर देन सूखा गमला तोड़ के उसको मिट्टी में बदल के फिर उसको करना, राइट. सो इट्स बेटर कि हम स्टार्ट करें चेंज को अपने यूथ से, क्योंकि अभी वो गमला बना नहीं है, अभी मिट्टी गीली है. तो आई वॉन्ट टू नो वट इज़ योर मैसेज टूवर्ड्स द यूथ, क्योंकि अभी उनको बदलना बहुत ज़रूरी है. वहीं से कंडीशनिंग शुरू होती है. मुझे पता है कि आने वाले टाइम में, आज या कल, जब भी, या फिर फ्यूचर में जब भी ये मैसेज पब्लिक तक पहुँचे, तो मैं चाहूँगा कि आपको जैसे यूथ, स्पेशली जो आप लोग देख रहे हैं, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि इस दुनिया में ना, एक दूसरे के बिना और एक दूसरे को सपोर्ट किए बिना यू विल नॉट फंक्शन इन योर लाइफ. तो सेल्फ से बढ़ के अगर आप ऊपर सोच सकते हो, just keep somebody else in your mind, genuinely realize कि उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है ना. रियलाइज द फैक्ट कि आपके छोटे से सपोर्ट किसी की ज़िंदगी बदल सकती है. एंड ट्रस्ट मी, आई मे बी साउंडिंग कि बहुत ही बड़ा कुछ काम कर दिया मैंने, नहीं, पर जो भी मैं हूँ वो ट्रस्ट एंड सपोर्ट की वजह से जो आप लोगों ने मुझे दिया है. सो अगेन, मैसेज टू द यूथ, बी रेस्पेक्टफुल टू एवरी वन, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो. बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड एक्स्ट्रा रेस्पेक्टफुल टू दोज genders, females, transgenders, where people do not give them respect. आपके आसपास मैंने बहुत कुछ देखा है. एंड ट्रस्ट मी, आई एम वेरी वोकल एंड आई वॉन्ट टू बी वेरी वोकल अबाउट इट. वी डू नॉट नो हाउ टू बिहेव, स्पेशली जब मैं शो देखा आपने भी आज भी बिहार आया है. स्पेशली शहरों में ना हम भूल चुके हैं कि एक लड़की की इज्जत कैसे करते हैं, और इज्जत देने की डेफिनेशन हमने बदल दिया है. और लड़कियों से ऊपर अगर तुम ट्रांसजेंडर के बारे में चले जाओ तो हम आज भी बहुत गलत कुछ सोचते हैं. ठीक है, वी शुड नो, ट्रस्ट मी, वी शुड नो कि एक लड़की को, एक फीमेल को कितनी इज्जत देनी होती है. एंड वी शुड डू दैट. अगर आज आप इस उम्र में नहीं सीखोगे ना, तो आने वाले टाइम में आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके माँ बाप भी होंगे और हैं, आपकी बहन भी है, आपकी भी शादी होनी है ना. और नहीं तो दोस्त यार तो कोई ना कोई तो होगा आपके समाज में, क्योंकि सिर्फ एक लोगों से समाज नहीं बनता. एंड इफ़ यू डू नॉट रियलाइज इट, एक दिन आप लोगों को भुगतोगे, उस दिन वो बुरा लगेगा. एंड देयरफॉर आई स्टिल वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ फोकस पहला ऑन योर स्टडीज़, बी एजुकेटेड, just do not be knowledgeable, and then respect everyone, have a respect for your country, make sure that you do things right every day, not सिर्फ 15 अगस्त में झंडा फहरा के भारत माता की जय बोल दिया and then you are loitering around everywhere. That's all. I think that's the message I have for the youth. आई थिंक मेरे को अब कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सब कुछ सर ने कह दिया. ये पॉडकास्ट आपको जेन्युइनली बहुत नॉलेजेबल लगा होगा, इसकी मैं उम्मीद नहीं, इसकी मैं आपको गारंटी करता हूँ.
और आज खुशी और मेरे को तो पर्सनली इतना सीखने को मिला है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। सर थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। जेन्युइनली बता रहा हूँ, हमारे शो की शोभा बढ़ गई आज सर के आने से। एंड मेरे अभी बोलते हुए भी गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। आई गेस अभी मेरे को पता है बहुत सारे पॉडकास्ट आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पे आएंगे, हो सकता है वो और बेहतर हो, बट आई थिंक ये अभी तक की मेरी बेस्ट कॉन्वर्सेशन थी किसी के भी साथ। थैंक यू सो मच। या यही बोलता रहता है यार, मेरे को कभी माइक ही नहीं देता है। मेरे को भी ग्रेटफुल होना है। तुझे तो चुप कर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वो तो फील है ही, मेरी है, आई डिजर्व दैट। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हम जब मिले थे, फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तो इतनी बातें नहीं हो पाई, कोई बात ही नहीं हो पाई। और अब जब मैं बात कर रही हूँ इतनी देर से, तो मेरे को इतना कुछ सीखने मिल रहा है कि अभी मैं प्रोसेसिंग मोड में चली हूँ। वो तो ना प्रोसेसिंग लोडिंग मोड में, एंड आई एम लाइक रिकॉलिंग एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, एंड आई एम लिटरली रियलाइजिंग कि कहाँ कहाँ पे मैं क्या क्या कर सकती थी और क्या क्या कर सकती हूँ। सो I want to bring that change, and I wish that people who are watching this और people जो भी कभी भी देखेंगे, वो अपनी लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स बनाए और कुछ करे लोगों के लिए। बाकी नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच हमारे बीच आज बैठने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।